सर हमें ये बताइए व्हाट इज ओबेसिटी एंड हु आर कंसिडर्ड एज ओबीस Basically, obesity is an excess of the fat, a deposition of excess of fat, which leads to chronic medical problems. It may be diabetes, it may be hypertension, it may be osteoarthritis, maybe cardiac problem, stroke in the brain, infertility in young females like PCOD, irregular periods. और ये visceral fat ही होता है जिससे we have a risk of developing diabetes, blood pressure, cholesterol. हाय एवरीबॉडी, आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर सुखविंदर सिंह सक्कू से, जो डायरेक्टर है जीआई एंड रोबोटिक सर्जरी में, प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली। चलिए बात करते हैं सर से। So sir, welcome to our show sir in FCR group and sir, so हम लोग स्टार्ट करते हैं सर ओबेसिटी के बारे में। So थोड़ा सा सर हमें ये बताइए what is obesity and who are considered as obese, Thank you so much, Millie, for welcoming me here. So I think this is a very important and very much ignored topic as we have today's talk. Basically, obesity is an excess of the fat, a deposition of excess of fat, which leads to chronic medical problems. माने अगर फैट बढ़ता है बॉडी में तो कहीं तो डिपॉजिट होगा। तो when the fat starts depositing around the liver, around the heart, spleen, omentum, stomach. So ये हमारा इंटरनल फैट है, एक्सटर्नल बॉडी में दिखता है बाहर, उसको पेरिफेरल फैट कहते हैं, और इंटरनल वेसल होता है जो कि ऑर्गन्स के अराउंड होता है। सो व्हेन द फैट इज डिपॉजिटेड अराउंड द ऑर्गन्स, definitely this is going to hamper the functioning of that organ. Right. So when the fat is deposited and it leads to chronic medical problem, it may be diabetes, it may be hypertension, it may be osteoarthritis, maybe cardiac problem, maybe stroke in the brain, infertility in young females like PCOD, irregular periods, in the males also impotence, less sexual arousal, और बहुत सारी प्रॉब्लम जो है, liver failure, kidney failure. तो if I talk about obesity, I would like to say that obesity is a mother of n number of chronic medical problems from head to toe. Yeah. Each and every part of the body can be involved because of obesity. राइट सर, क्योंकि एज अ कॉमन मैन मुझे तो लगता था कि बाहर हमें दिख रहे हम मोटे हो रहे, पर जैसे आपने कहा कि अंदर ऑर्गन्स भी इफेक्ट होते हैं। और स्पेशली फॉर इंडियन पॉपुलेशन, हमारे में क्या है कि हमारा फैट दिखता नहीं है, इट इज नॉट पेरिफेरल फैट जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। हमारे कहते हैं कि टमी आ गई है, एकदम सिर्फ पेट बड़ा हुआ है, तो समझ लो सेंट्रल ओबेसिटी। सेंट्रल ओबेसिटी का मतलब है कि विसरल फैट ज्यादा है, और ये विसरल फैट ही होता है जिससे वी हैव अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग diabetes, blood pressure, cholesterol, so these type of metabolic problems. राइट सर, उसी पे मैं उस क्वेश्चंस पे मैं आ रही थी अभी कि हाउ इज डायबिटीज एंड ओबेसिटी लिंक्ड? Diabetes and obesity, they are very much linked. Around 80% of diabetic patients, they are obese, and 80% of obese patients, they are the diabetic. So the WHO has also given a term diabesity. तो दोनों को जोड़ diabesity बना दिया। तो क्योंकि ओबेसिटी जब भी होती है तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, बीटा सेल फंक्शन कम हो जाते हैं पेनक्रियाज के, जिसकी वजह से जो इंसुलिन कई बार कम भी निकलता है, और जो इंसुलिन है वो प्रॉपरली फंक्शन भी नहीं कर पाता, जिससे डायबिटीज होती है। और बहुत कॉमन है ओबेसिटी, अराउंड पूरे वर्ल्ड में बात करें तो 1 बिलियन से ज़्यादा बिल्कुल सर ओबीज हैं। और अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो मोर देन 470 मिलियन पीपल दे आर डायबिटिक, और इंडिया में 30% लोग जो हैं आपको BMI 25 से ज़्यादा मिल जाएगी, और अराउंड 78 और 79 मिलियन पीपल डायबिटिक है हमारे इंडिया में इटसेल्फ। राइट सर, अगर हम लोग बात करें तो कि इस ओबेसिटी को हम कैसे कम करें? टेम्पररी ऑप्शंस है, लोग करते हैं एंड देन दे गेन बैक द वेट अगेन। तो एडवांस सर्जरी क्या अवेलेबल है कि हम लोग करके इस मोटापे को कम कर सके? बिल्कुल, जैसा कि कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। So my stress would be that we should be opting the preventing measures. हमारी पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, पॉलिसी मेकर्स को समझना चाहिए, अवेयरनेस रिगार्डिंग ओबेसिटी हैज टू बी स्प्रेड in each and every part of the country, और effective treatment of obesity has to be reached up to the each and every part of the country. सबको effective treatment मिले ओबेसिटी का, पॉलिसीज अच्छी बनाई जाए, ओबेसिटी का जो है वो अवेयरनेस स्प्रेड किया जाए, जिससे हम एटलीस्ट प्रिवेंशन कर सकते। प्रिवेंशन कहीं करने की बात है तो कंबाइन है, स्ट्रेटजी है, आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, यू शुड बी ईटिंग हेल्थी डाइट, माइंडफुल ईटिंग उसमें होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर रोज की हमारी होनी चाहिए, चलना फिरना हमारा होना चाहिए,
हमारा स्लीप अच्छा होना चाहिए, गुड क्वालिटी स्लीप होना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए, अल्कोहल और स्मोकिंग बंद होनी चाहिए, कोई भी और ड्रग है तो उसको ड्रग एडिक्शन को हमें ख़त्म करना चाहिए। तो इस तरह का अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं तो डेफिनेटली हम हमारी फैमिली को, हमारी सोसाइटी को, हमारे देश को और हमारी दुनिया को सबको बचा सकते हैं ओबेसिटी से। एकदम सर आप थोड़ा सा हमें वो एडवांस क्या क्या सर्जरीज है, टेक्नोलॉजी जो हम सुनते हैं, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आजकल बात करते हैं इस बारे में कि सर्जरी कराया था हमने, तो क्या ऑप्शंस है सर उसके? सो वो कहते हैं ना कि द सिंगल साइज डज नॉट फिट टू ऑल। तो वैसे ही होता है कि जब ओबेसिटी एक क्रॉनिक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स डिजीज है, ये पहली बात तो हमें ये समझना है कि ये डिजीज है, ये कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं है। तो जब डिजीज की बात आती है तो ट्रीटमेंट की बात एकदम तो माने किस तरह की ओबेसिटी है, किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए। एक ही साइज सब में नहीं आ सकती, एक ही तरह की चीजें सबके लिए लागू नहीं हो सकती हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स है, अगर 25 से कम होता है तो नॉर्मल माना जाता है, 25 से 30 तक उसको ओवरवेट कहते हैं, 30 से ऊपर उसको ओबेसिटी कहते हैं, 30 से 35 तक ओबेसिटी ग्रेड 1, 35 से 40 तक ओबेसिटी ग्रेड 2 और 40 के ऊपर ग्रेड 3 या मॉर्बिड ओबेसिटी का। अगर आपका BMI 30 से कम है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन, बिहेवियरल थेरेपी, साइकोथेरेपी, इन सब से हमारा काम चल सकता है। हम अपना वजन जो है वो नॉर्मल वजन की रेंज में ला सकते हैं, या फिर आजकल कुछ ड्रग्स आई हैं, फार्माकोथेरेपी हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही वेट 30 BMI से ज़्यादा होता है वो एक ऐसा एरिया आ जाता है जहाँ पे सिर्फ मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल और बिहेवियर से काम नहीं चलेगा, फिर उसमें हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। तो उस इंटरवेंशन में लेप्रोस्कोपिक बैरिएट्रिक सर्जरी हम कर रहे हैं। तकरीबन 2 डिकेड हो गए हैं, 2002-3 के आसपास चालू किया था इंडिया में। और दिस इज़ अ वेरी वेरी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जिसमें कि 4-5 छोटे छोटे होल्स होते हैं और उस होल के थ्रू ही हम कंप्लीट सर्जरी करते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिससे वेट तो कम होता ही है, सो इट will result into significant weight loss along with the resolution of comorbid condition, यानी कि डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल है, इसके भी ठीक हो जाते हैं। जो आप एडवांस टेक्निक की बात करते हैं, एडवांस टेक्निक में रोबोटिक सर्जरी है। डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि रोबोटिक सर्जरी एक वरदान है ओबीस, मॉर्बिडली ओबीस पेशेंट्स के लिए, क्योंकि ये टेक्निक सेफ्टी पर्पज से देखे तो और भी अच्छी है। तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं, जैसे हम गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो हम काफ़ी ब्रांड की गाड़ियाँ लेते रहे हैं, और जैसे जैसे आदमी की ग्रोथ होती है तो वो चाहता है कि मैं एक अच्छे ब्रांड की गाड़ी, यानी कि मर्सिडीज़ है, BMW है, ये हम जब भी कोई अपनी गाड़ी खरीदते हैं तो हम उसमें सेफ्टी फीचर देखते हैं कि उसमें सेफ्टी फीचर क्या है, कि मैं गाड़ी में जाता हूँ और कोई ऐसी मिस हैपनिंग मेरे साथ हो जाए, कुछ रॉन्ग घटित मेरे साथ हो जाए तो एटलीस्ट मैं सेफ रहूँ। रोबोटिक सर्जरी वही ओके। सेफ्टी पर्पज अगर देखें तो सेफ्टी पर्पज के मामले में रोबोटिक सर्जरी बहुत अच्छी है। रोबोटिक सर्जरी में बेसिकली मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है जो कि रोबोटिक टेक्निक पे काम करती है। इसमें सर्जिकल रोबो होता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सर्जिकल रोबो ऐसा रोबो नहीं है कि जो कि रेस्टोरेंट में जाके सबको खाना खिला रहा है, अपने आप सब कुछ काम कर रहा है। ये मिथ है। जो सर्जिकल रोबो टोटली डिफरेंट है। इसमें वो रोबो अपने आप कुछ नहीं कर सकता, वो सर्जन के माध्यम से ही वो करता है। तो बेसिकली 3 चीजें होती हैं इसमें। एक कंसोल होता है जहाँ पे सर्जन बैठता है और वो सारा गाइड करता है रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स को। दूसरा एक टावर होता है जिसमें सब कुछ आता है बीच में। और तीसरा जो है वो पेशेंट कार्ट होती है जिसमें कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि पेशेंट के डोमेन में या जो कि टारगेट पॉइंट जो हमारा सर्जरी का होता है वहाँ पे जाते हैं। तो कंसोल पे बैठ के, बस सपोज मैं सर्जन हूँ, मैं रोबोटिक सर्जन ये रोबोटिक कंसोल पे बैठ के कर रहा हूँ, तो द मोमेंट ऑफ माई फिंगर्स इट वुड बी ट्रांसलेटेड into the movement of the robotic arms into the abdomen। तो ये मानिए कि मेरी 2 हाथ से मैं 4 हाथ को कंट्रोल करता हूँ। मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ उस टाइम पे। जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में आई नीड सम असिस्टेंट, मेरा कैमरा पकड़ने के लिए असिस्टेंट चाहिए, मेरे को असिस्ट करने के लिए फोर्थ अगर मेरे को हाथ चाहिए तो उसके लिए मेरे को असिस्टेंट चाहिए। बट the best part of robotic surgery is that with my 2 hands I can control my 4 hands। So surgery becomes very very precise। विजन इसका 3D होता है, टाइम मैग्नीफाइड होता है, टाइम भी कम लगता है बिकॉज आपको किसी को गाइड नहीं करना। हाँ, कि आप अकेले हम ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं, चारों हाथों को हम अकेले ही मैनेज कर रहे हैं। ऐसा मैग्नीफाइड विजन होता है, स्टेबल विजन होता है, क्योंकि असिस्टेंट अगर मैनुअल करेगा तो हिलेगा कैमरा, इसमें कैमरा हिलता नहीं है। इमेज जो है वो बड़ा ही इसमें स्टेबल रहता है, जिससे जो सर्जरी
अच्छी होती है। इसमें हम इतना मैग्नीफाइड देख सकते हैं कि सर्जिकल ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पे लेप्रोस्कोपिक नॉर्मल नहीं जा सकती, तो हम वहाँ जा करके उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ब्लड वेसल्स इतनी मैग्नीफाइड दिखती हैं आपकी कि परफेक्ट। एरर तो है बिल्कुल हो ही नहीं सकती इसमें। और टिश्यू का ट्रॉमा बिल्कुल कम होता है। जब टिश्यू का ट्रॉमा नहीं होगा, अंदर ब्लीडिंग नहीं होगी, किसको फायदा होगा? एकदम पेशेंट को ही फायदा होगा। तो पेशेंट का पेन जो है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में बहुत कम हो जाता है। उसी तरह से इसमें जब हम पोर्ट डालते हैं, मेरे जो बेरियाट्रिक के पेशेंट होते हैं ओबीस, उनकी एब्डोमिनल लेयर काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी मोटी होती है, तो उसमें जो नॉर्मल लेप्रोस्कोपिक पोर्ट जाते हैं तो जब वो मूव करते हैं तो उससे पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पेन होता है। लेकिन रोबोटिक में उनमें इस तरह से हम वो पोर्ट हमारे होते हैं कि वो बिल्कुल भी वहाँ पे ट्रॉमा नहीं करते, वो बिल्कुल भी ट्रॉमा नहीं करते, क्योंकि उनका एक सेट मूवमेंट होता है कि उसको कैसे रोटेट करना है। तो जब वहाँ पे टिश्यू ट्रॉमा नहीं होगा तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन नहीं होगा, पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पार नहीं होता, फास्ट रिकवरी होती है, जल्दी पेशेंट को मोबिलाइज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट रोबोटिक सर्जरी में क्या होता है कि इसमें एक आईसीजी टेक्निक होती है। आईसीजी टेक्निक मैंने हम एक डाई देते हैं और डाई देते ही हमें वेसल्स अलग से दिखनी, ब्लड वेसल्स अलग दिखनी शुरू हो जाएंगी, डक्ट है कोई वो अलग से दिखनी शुरू हो जाएगी। तो हमें सबसे डिफरेंशिएशन में मुश्किल नहीं आती उसमें, जो लेप्रोस्कोपी में कई बार आती है हमें, लेकिन रोबोटिक में वो मुश्किल नहीं आती। हम वेसल्स को अलग से देख सकते हैं। प्लस जो इसमें एलास्टोमोसिस हम बैरियाट्रिक सर्जरी में करते हैं, गैस्ट्रोजेजोस्टोमी जो करते हैं, उसकी ब्लड सप्लाई कितनी है वो भी हम आईसीजी के थ्रू देख सकते हैं कि उसको अगर अच्छी ब्लड सप्लाई है तो बाद में मार्जिनल अल्सर बनने के, स्ट्रक्चर बनने के जो है चांसेस कम हो जाते हैं। तो आई वुड से दैट रोबोटिक सर्जरी इज अ बिग ब्लेसिंग फॉर माय मॉर्बिडली ओबीस पेशेंट्स। बिल्कुल सर, जैसे आपने बोला कि इसमें पेशेंट और डॉक्टर दोनों को ही फायदा है। एंड सर, हाउ अबाउट द कॉस्ट इफेक्टिव भी है? हमने एग्जांपल से शुरू किया था, BMW मर्सिडीज। देखो, इफ यू आर लुकिंग फॉर योर सेफ्टी फीचर्स दैट वुड कॉस्ट यू, राइट? कहीं ना कहीं हम इंश्योरेंस कराते हैं, हमारी हर साल इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं, लेकिन वो हमें पैसा वापस तो नहीं आता। वो भरते हैं ताकि हमें कोई मिस हैपनिंग होती है आगे, या कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो मैं सेफ रहूं। इसी तरह से ये जो कॉस्ट होती है रोबोटिक, एक ऐसी कॉस्ट है जो कि आप इंश्योरेंस की तरह लेते हैं कि मेरे को सेफ्टी फीचर मिल जाए, ताकि कोई अनहोनी मेरे साथ में ना हो, मेरी सर्जरी बिल्कुल सेफ हो और उसकी रिकवरी बड़ी फास्ट हो। तो कुछ कॉस्ट एक्स्ट्रा होता है, आई थिंक, बट इट इज सेफ्टी फीचर है एकदम जैसे आपने कहा, बट इट इज वर्थ इट टू स्पेंड दैट मनी। एंड सर, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि कितना वेट लॉस होता है? आई मीन, क्या एक पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है? यस, ये हम जो नॉर्मली पेशेंट को बोलते हैं कि अराउंड 70 to 80% ऑफ एक्सेस वेट तो इतना एक्सेस वेट का 70 to 80% वेट लूज हो जाता है। यानी अगर हम बात करें कि पेशेंट 150 किलो का है और उसकी हाइट अगर माने कि 170 के आसपास है, तो इसका मतलब तकरीबन 80 kg उसका ओवरवेट है, एक्सेस वेट है। तो 80 kg का 80% एटलीस्ट 60 to 64 किलो जो है उसका वेट लॉस होगा। लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोसीजर 50% है, 50% पेशेंट का फॉलोअप रहता है। आप फॉलोअप कैसे करते हैं, आप डाइट कैसे लेते हैं, लाइफस्टाइल आपका बाद में कैसा रहता है, सप्लीमेंट्स कैसे लेते हैं, प्रोटीन कैसे लेते हैं, वो हम बात करेंगे कि लाइव सर्जरी में। तो अगर आप ऑनेस्ट हैं, मतलब उनको भी डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। यस, कि नहीं कि डॉक्टर ने सर्जरी कर दी एंड इट्स डन, फिर आप गुलाब जामुन खा रहे हो और सब कुछ नहीं है, ऐसा ही हो। और जितने भी लो वॉल्यूम हाई कैलोरी फूड होते हैं, यानी आइसक्रीम है, स्वीट्स है, सॉफ्ट ड्रिंक है, चॉकलेट, तो ये सारी चीज़ों को देखो आपको मना करना पड़ेगा अगर आप अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। बिल्कुल सर, जैसे आप एक रास्ता दिखा सकते हो, बट उनको मेंटेन तो उनको ही करना पड़ेगा। एवरीथिंग नीड्स मेंटेनेंस। एकदम। एंड सर, लास्टली ये पूछना चाहूंगी कि लाइफ आफ्टर सर्जरी वो क्या है? बड़ी अच्छी है। और मेन कंप्लेन जो मेरी पेशेंट करते हैं आके मेरे साथ कि उनकी वार्डरोब चेंज हो गई है, बार बार डेस्क में पड़ रहे हैं, जो उनका मतलब 5XL साइज था वो L पे या XL पे आ गया है। क्या बात! कपड़े फ्रीक्वेंटली चेंज करते, तो मैं उनको ये सलाह देता हूँ कि आप ऑल्ट्रेशन कराइए, नए मत लीजिए, नए तब लीजिए 1 साल बाद जब आपका बेड काफ़ी लूज हो जाएगा। तो जोक्स अपार्ट, सर्जरी के बाद में जैसे ही पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो हम एक फॉलोअप
ऑर्डर्स कहते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं पेशेंट को कि ये आपका प्रोटोकॉल है। इनिशियल 5 to 10 डेज में लिक्विड डाइट रहती है 5 दिन तक, उसके बाद में सॉफ्ट शुरू हो जाती है गैस्ट्रिक बाईपास में, स्लीप में 2 हफ्ते तक जो है वो लिक्विड रहती है और धीरे धीरे पेशेंट की जो है डाइट को चेंज होके प्यूरी होके फिर नॉर्मल डाइट पे पेशेंट पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी पेशेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस रहती हैं कि एक तो खाना है वो भरपेट नहीं खाना है, खाना कम खाना है, चबा के खाना है, धीरे धीरे खाना है, पानी को भी चाय की तरह धीरे धीरे सिप सिप, जैसे बच्चों को हम बताते हैं ना खाना धीरे पाओ पानी धीरे पियो, तो सेम वही जो हैबिट्स जो बच्चों को बताते हैं वही हम पेशेंट्स को बताते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल जो है वो इस तरह रहेगा। आपको डेली एक्सरसाइज भी करनी है क्योंकि इसमें फैट लूज होता है, स्किन लूज हो जाती है, तो स्किन के लूज होने के उसको टाइटन करना है। तो उसका तरीका यही है कि आप एक्सरसाइज अच्छा करें, बॉडी मसाज लें हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट, और ऑल विटामिन सप्लीमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सप्लीमेंट्स प्रॉपरली टाइम पे लेने हैं और प्रोटीन शेक जो आपको डेली लेना है। तो अगर आप इस तरह से फॉलो प्रॉपरली करते रहते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह की कोई कंप्लेन या किसी भी तरह की कोई मुसीबत या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है। राइट सर। और सर ये फैट कहीं से भी जा सकता है या कोई पर्टिकुलर जो स्टबन फैट होते हैं हमारे बेली में वहाँ से ज़्यादा जाते हैं? अच्छा, इतनी मैजिकल सर्जरी है ये, इसमें वेट जो लॉस होता है वो प्रोपोर्शनेटली होता है। अच्छा, ओके। मतलब हमें पता है, सर्जरी को पता है बेसिकली ये सर्जरी अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में करते हैं। जो हमारा स्टमक होता है उसके साइज को छोटा करके फिर इंटेस्टाइन से जोड़ देते हैं जिससे कि बाईपास होता है, और हमारे जो नया सिस्टम वो करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, गट जिसको हम बोलते हैं, उसको ये पता है कि कहाँ कहाँ से वेट लॉस करना है। तो प्रोपोर्शनेटली जहाँ जहाँ ज्यादा है वहाँ तक अपने आप ही, मतलब आप बिल्कुल शेप में जाओगे, बिल्कुल शेप में आ जाओगे बिल्कुल। इसमें ये नहीं है कि फेस से ज्यादा जाएगा, नेक से ज्यादा जाएगा, पेट से ज्यादा जाएगा, जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ से जो है फैट अपने आप डिसॉल्व होता जाएगा। ग्रेट सर। और सर आप शायद दिल्ली में ही ऑपरेट करते हो, अगर पेशेंट आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे तो? बिल्कुल, दिल्ली पे, और दिल्ली में हम सीके बिरला हॉस्पिटल में हमारा डिपार्टमेंट है। आई एम डायरेक्टर ऑफ GI robotic and bariatric surgery. So if you have any type of questions, queries regarding weight loss or obesity or something else, you can contact my team. You can definitely get my numbers. नंबर आप लोग So you would see the numbers on the screen and you can call them. You can even and text message also, WhatsApp message also. Definitely my team is going to, one of my member of my team would contact you. So that's not a problem. बिल्कुल। तो अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है सर को, हम नंबर अभी आपको दे रहे हैं और आप इनको सर को व्हाट्सएप इनकी टीम मेंबर को कर सकते हैं एंड जानकारी ले सकते हैं। I would like to conclude our talk by saying that कि हमारी जो फूड पाइप है, गट है, आप कहते हैं ना कि आप में गट्स हैं, तो ये जो गट होती है हमारी फूड पाइप जो होती है मुंह से लेकर के एनस तक, बेसिकली ये हमारा सेकंड ब्रेन होता है जो कि सेंस करता है आपने कितना खाना है कितना नहीं खाना और उसको कैसे पचाना है और उसको कितना स्टोर करना है, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है। प्लीज टेक केयर ऑफ योर गट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्लीज eat mindfully, see what type of things you are eating, because everything you cannot put into your mouth. एकदम से गार्बेज की तरह हम कुछ भी डाल लेते हैं। बिल्कुल, तो ध्यान रखिए, अपने गट का ध्यान रखिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। आपके गोल जो है वो अचीवेबल गोल होने चाहिए, कोई रियलिस्टिक गोल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने 50 किलो कम कर लेना है, छोटा गोल हो, मोटिवेशन आपका बने रहना चाहिए, और छोटी छोटी जो भी आपकी विक्ट्री और विन्स होते हैं उनको सेलिब्रेट करिए, अपने आप पे फोकस अपने आप पे करिए। राइट। ओके, थैंक यू सर।